हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं उन बच्चों को याद दिलाना चाहूँगा जिन्होंने अभी अभी मेरी वीडियो देखी है। स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने जनरल साइंस की वीडियो स्टार्ट की है जो आपके IAS, RAS, UPSC, RPSC और अदर जितने भी कंपटीशन आपने देने हैं और जिसमें जनरल साइंस आ रही है उन सब के लिए बेस्ट वीडियो है ये। शुरू में क्या कर चुके हैं अपन, मैं आपको फिर रिपीट करवा दूँ, हर वीडियो में रिपीट करवाता हूँ। शुरू में साइंस की टर्मिनोलॉजी अपन कर चुके हैं। फूड न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट अपन डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन और उनसे होने वाली डिजीज़, कमी से होने वाली डिजीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। और ह्यूमन बॉडी में सामान्य डिजीज़ किस प्रकार की होती है विदाउट विटामिन की बात करें, वो डिजीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। आज अपन टॉपिक लेंगे सेल, कोशिका के बारे में। और ये टॉपिक वो टॉपिक है बेटा जो हर बच्चे ने पढ़ा हुआ है 10th लेवल तक, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, क्योंकि सभी 10th क्रॉस करके आगे निकले हैं। तो हम भी वही टॉपिक उठाएंगे जो हाई लेवल का नहीं है, वो क्वेश्चन उठाएंगे सेल बायोलॉजी में से जो वास्तव में UPSC, RPSC और अदर कंपटीशन में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल, सेम पॉइंट, इसके नोट्स भी टेलीग्राम पे सेंड हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएंगे। सेम पॉइंट, पहले नोट्स करिए कवर, नोट्स अपने कॉपी पे डिक्टेट करिए। कॉपी पे डिक्टेट करते ही मेरी वीडियो आपके पास सेंड हो जाएगी। जैसे ही आपके नोट्स तैयार हो जाएं, वीडियो देखता शुरू कर दें आप लोग। तो शुरू करते हैं। सेल या कोशिका, मेन पॉइंट मैंने लिख दिए इसके अंदर। खोज, हर बार मैं बात करता हूँ, रॉबर्ट हुक, साइंटिस्ट का नाम सुना हुआ है। 1665 में मृत कोशिका को देखा था उसने। उसको ऐसे लगा था जैसे स्क्वायर है, जैसे इस प्रकार का स्क्वायर, जैसे लिख दिया स्क्वायर। अध्ययन कौन सा होता है इसका? साइटोलॉजी। और उत्पत्ति क्या है? सेलुला, मतलब अर्थ क्या है? छोटा कक्ष। ज़्यादातर अपन 10th लेवल की बात करें या +2 लेवल की बात करें तो अपन साइंस की भाषा में अपन इसको स्क्वायर बना देते हैं और कोशिका बनानी शुरू कर देते हैं, या गोल बना देंगे, है ना। परंतु एक्चुअल में बेटा वो एक छोटा कक्ष होता है। जैसे कक्ष की साइडों में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सरफेस होती हैं। सेम पॉइंट, ये जैसे बॉक्स बना हुआ है। तो एक्चुअल में सेल जो है ऐसी होती है हमारी बॉडी के अंदर। इस चीज़ का याद रखना, छोटा कक्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सामान्य पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, सेल किस प्रकार दिखाई देता है। तो जहाँ लिखा हो ऑप्शन में छोटा कक्ष, टिक कर दो उसको बड़े आराम से, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। जीवित कोशिका, शुक्राणु और जीवाणु, इनकी तीनों की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार सन भी पूछ लेते हैं और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? शुक्राणु या स्पर्म की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। तीसरा क्वेश्चन बन गया जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। तीनों में ल्यूवेनहॉक आएगा। 1674 में इन्होंने खोज की थी, इसलिए इसको क्या बोला? जीवाणु विज्ञान का जनक। ये चौथा क्वेश्चन बन गया इसका। इतने से पॉइंट में जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है तो बताएंगे ल्यूवेनहॉक जीवाणु विज्ञान का जनक है, जिसने जीवाणु विज्ञान के बारे में सारा बात की थी। अब आएगा बायोलॉजी। एक पॉइंट मैंने उठा लिया ताकि पता लग जाए बायोलॉजी है क्या चीज़। किसने दिया था शब्द? लेमार्क व ट्रेविनस। ये पॉइंट क्वेश्चन बन गया आपका। बायोलॉजी शब्द किसने दिया तो याद करना, लेमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। इसका जनक कौन है? अरस्तु। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन वाला है। शब्द किसने दिया और जनक कौन है, दोनों अलग अलग है बेटा। बायोलॉजी शब्द तो दिया था लेमार्क ने और ट्रेविनस ने, जबकि जो बायोलॉजी का जनक था, जिसने स्टार्ट किया था भी क्या है बायोलॉजी, वो है अरस्तु। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखना। अब उन्होंने बताया, अरस्तु ने, बायोलॉजी की 2 विज्ञान शाखाएं हैं, क्योंकि जब कभी पृथ्वी नहीं मतलब स्टार्ट हुई थी और वैज्ञानिकों ने स्टडी शुरू की थी तो सारे ऑर्गेनिज्म एक में ही पढ़े जाते थे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो उस समय इसका नाम दे दिया बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? लिविंग की, जीवित की। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब बाद में विज्ञानियों ने कहा भाई ये तो मामला गड़बड़ है, वनस्पति भी आ रही है उसके अंदर, जंतु भी आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया
वैज्ञानिकों के ने दो शाखाएं बना दी। एक बना दी बॉटनी, जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और फाइटोलॉजी कहते हैं। देखो कितने सारे नाम हैं, बॉटनी भी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं, फाइटोलॉजी भी कहते हैं। जनक कौन है, ये क्वेश्चन बन गया आपका। बॉटनी के जनक का नाम बताओ, तो याद करना थियोफ्रस्टस। फिर दूसरा नाम दे दिया जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जनक कौन है, अरस्तु, वही अरस्तु जिसने बायोलॉजी की स्टडी की थी। अब ये दो नाम आपके दिमाग में बन गए, दो क्वेश्चन बन गए आपके। बॉटनी के जनक का नाम बताएं, थियोफ्रस्टस। जंतु विज्ञान के जनक का नाम बताएं, अरस्तु। हो गया याद। अब बॉटनी में किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट की, और जूलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल की। ये सब बच्चों को पता है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं उठा रहे अपन। तो बॉटनी के लिए बन गई, प्लांट के लिए बन गई वनस्पति, और एनिमल के लिए बन गया जूलॉजी। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं अपना, वापस हुई कोशिका। कोशिका को बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। कोशिका सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोल दिया, ये देखो समस्त जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। अब देखो संगठन के विभिन्न स्तर कैसे, अपन बोलते हैं ना एक जीव किससे बना है, कोशिका से। तो यहाँ एक पॉइंट बोल दिया, पूरी बॉडी कैसे बनती है। ये सीक्वेंस नहीं भूलना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। कोशिका, ग्रुप ऑफ कोशिका, ऊतक, ग्रुप ऑफ ऊतक, अंग, ग्रुप ऑफ अंग, तंत्र, तंत्र मिलकर बनाएगा शरीर। रिपीट कर रहा हूँ, एक ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा टिश्यू, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाएंगी टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाएंगे ऑर्गन, अंग, और बहुत सारे अंग मिलकर बनाएंगे सिस्टम, तंत्र, और बहुत सारे जब सिस्टम बन जाते हैं तो बन जाता है बॉडी। कैसे, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, डाइजेस्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सीटरी सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, बहुत सारे तंत्र ना, बहुत सारे तंत्र बन जाएगा तो एक बन गया बॉडी, ये एक शरीर बन गया। ये पॉइंट याद रखना। अब अपने मैं डायग्रामेटिक कंडीशन बता रहा हूँ। डायग्राम याद करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायग्राम लिख के नहीं बनाना, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि आपको केवल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई साइंस नहीं पढ़ रहे, हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। तो कम से कम ये पॉइंट पता होना, ये एनिमल और प्लांट का दोनों का कंबाइंड डायग्राम है। जबकि आप +2 लेवल में पढ़ते हैं या 10th लेवल में पढ़ते हैं तो दोनों डायग्राम अलग अलग बनाए जाते हैं। एनिमल के कोशिका के डायग्राम अलग, प्लांट कोशिका का डायग्राम अलग। यहाँ अपन नॉर्मल पॉइंट पता होना चाहिए भी एक कोशिका में किस किस प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं, और वो भी नॉर्मल कॉमन ऑर्गन। जैसे ये कोशिका दिखाई मैंने बेटा, इस कोशिका में लगभग सारी कंडीशन आपको मिल रही है। ये 2 पॉइंट लिख दिया, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल ओनली प्लांट में पाया जाता है, दिमाग में बिठा लो। प्लांट की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल एक्स्ट्रा होते हैं, ये पॉइंट दिमाग में बिठा लो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइसोसोम एब्सेंट होगा प्लांट के अंदर। लाइसोसोम टोटली एब्सेंट इन प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप सुनते ही रहना बड़े ध्यान से। अंतःप्रद्रव्य जालिका, बोथ पी एंड ए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको याद रहेगा। पी एंड ए का मतलब प्लांट और एनिमल। सेल मेम्ब्रेन बोथ पी, इसको ऐसे लिखते हैं, एंड ए कर देते हैं, एंड ए मतलब पता लग जाए आपको। सेंट्रोसोम ओनली एनिमल, ये भी याद करना, प्लांट में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस प्लांट एंड एनिमल, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट एंड एनिमल, गोल्जी बॉडी प्लांट एंड एनिमल, ये लिख दिया मैंने डायरेक्ट प्लांट में ओनली। वैक्यूल प्लांट एंड एनिमल, राइबोसोम प्लांट एंड एनिमल, और लाइसोसोम ओनली एनिमल। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया, हर क्वेश्चन मैं बहुत डीप नहीं जा रहा बेटा, बहुत डीप नहीं जा रहा, केवल नॉर्मल पॉइंट, क्योंकि अपन जनरल स्टडी कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में, सेल मेम्ब्रेन दोनों में, सेंट्रोसोम ज़्यादातर एनिमल में, न्यूक्लियस प्लांट एंड एनिमल दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट एनिमल दोनों में, गोल्जी बॉडी प्लांट एनिमल दोनों में, क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल ओनली प्लांट में, वैक्यूल प्लांट एंड एनिमल दोनों में, राइबोसोम प्लांट एंड एनिमल दोनों में, एंड लाइसोसोम ओनली प्रेजेंट इन एनिमल।
ये हो गया अपना एक। चलिए नेक्स्ट देखें। अब सेल को अपन ने बेटा 3 भागों में बांट दिया। देखो, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल मतलब कोशिकांग। सेल मेम्ब्रेन अलग होगी जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, याद रखना। साइटोप्लाज्म अलग हो गया जिसको कोशिका द्रव कहते हैं हिंदी में, और सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग। और आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा प्रोटोप्लाज्म इजिकल टू साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, याद रखना। तो कोशिकांग में क्या क्या पढ़ना है? एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सारे ऑर्गन जितने भी अभी अपन ने पढ़े थे वो सारे के सारे सेल ऑर्गन्स में आएंगे। इन दोनों को मिलाकर कह दिया प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, याद रखना। अब अपन जीव द्रव्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अपन जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ये क्वेश्चन बहुत बार आया। जीवन का भौतिक आधार, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन आता है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये किसने बताया था? याद रखना, हक्सले वैज्ञानिक का नाम बहुत बार क्वेश्चन आया है। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? डुजार्डीन, याद रखना। नाम किसने दिया था प्रोटोप्लाज्म का? पुरकिंजे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके बड़े बड़े IAS RAS लेवल के जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन है। लिख दिया बीच में, सजीव जगत की सबसे बड़ी सेल, क्वेश्चन आया शतुरमुर्ग का अंडा, कॉमन क्वेश्चन है ये। सजीव जगत की सबसे बड़ी सेल का नाम बताओ, तो बता देना शतुरमुर्ग का अंडा। सजीव जगत की छोटी सेल का नाम बताओ, तो याद करना माइकोप्लाज्मा। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। खोज वाले या थोड़ा डिटेल वाले क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, IAS और RAS। नॉर्मल क्वेश्चन पेपर करने हैं आपने, जैसे छोटे छोटे पटवारी का, ग्राम सेवक का, कांस्टेबल का, उसमें अगर साइंस का क्वेश्चन आता है तो बड़ा और छोटा ही क्वेश्चन आएगा। सजीव जगत की सबसे बड़ी सेल शतुरमुर्ग का अंडा, छोटी सेल माइकोप्लाज्मा। सेम पॉइंट माइकोप्लाज्मा का थोड़ा पॉइंट बता दिया। फिर ये IAS RAS। अभी मैं आपको फिर बीच में याद करा रहा हूँ बेटा, ये जो टॉपिक अपने चल रहे हैं मैं टॉप पॉइंट पे लेके चल रहा हूँ। IAS RAS के टॉपिक, IAS RAS का ये प्रीमिल क्वेश्चन है, मतलब प्री, IAS का प्री और RAS का प्री। अभी मेन की तैयारी अपन बाद में करेंगे, ये आपको क्लियर कर दूं। जब मेन की तैयारी करेंगे आपको बता दूंगा, अब मेन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। साइज़ क्या होता है माइकोप्लाज्मा का? 0.1 माइक्रोमीटर, क्योंकि 0.1 माइक्रोमीटर को बता दिया। 1 म्यू जो है 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, इसलिए माइन्यूट, बहुत छोटा, आंखों से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। दूसरा नाम क्या है माइकोप्लाज्मा का? उसको कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है PPLO। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, PPL का पूरा नाम बताओ, तो याद रखना प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। 10th लेवल में आपने पढ़ा हुआ है सब बच्चों ने, ये बच्चा नहीं कह सकता मेरे लिए नई चीज़ है, सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, याद करना। अब इसका पॉइंट, मेन पॉइंट लिख दिया। माइकोप्लाज्मा अगर डिजीज़ करता है, बीमारी करता है, तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करेगा। दूसरा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल वॉल का अभाव, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और यह एक प्रकार का जीवाणु, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों के दोनों। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे जीव का नाम बताओ जो एक जीवाणु है, तो बताना माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जीव में माना जाता है, परंतु ये एक जीवाणु का प्रकार है, याद रखना। दूसरा पॉइंट, प्लांट का जोकर, पादप का जोकर किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये प्लांट का जोकर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। जब इसके अंदर सेल वॉल नहीं है तो अपनी शेप को ये चेंज करता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्लांट का जोकर, ये याद रखना। फिर यही नॉर्मल क्वेश्चन हर पेपर में आएगा, कॉमन। मनुष्य में लंबी, सबसे लंबी सेल का नाम बताओ, तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में सबसे बड़ी सेल का नाम बताओ, अंडाणु। मनुष्य में, मैं बार बार याद करा रहा हूँ, दूसरों में नहीं। मनुष्यों में छोटी सेल का नाम बताओ, शुक्राणु। और दूसरी, अगर मान लो ऑप्शन में शुक्राणु नहीं है तो दूसरी छोटी सेल कौन सी है? RBC, रेड ब्लड सेल। दूसरी सेल है RBC। तो ये पहली सेल होती है छोटी और ये दूसरी सेल होती है, याद रखना ये पॉइंट। मनुष्यों में फिर बता रहा हूँ, लंबी सेल तंत्रिका कोशिका, बड़ी सेल अंडाणु, छोटी सेल शुक्राणु, छोटी दूसरी सेल RBC। ये मनुष्यों के बारे में बात करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे इसके सेल ऑर्गेनल्स, बहुत बड़ा नहीं, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना,
छोटे 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 टॉपिक जो RAS IAS में भी आएंगे और दूसरे पेपर में भी आ सकते हैं, फुल डिटेल नहीं करनी। केंद्रक, शुरुआत करते हैं अपन केंद्रक से, न्यूक्लियस से बेटा। स्टडी, इसकी स्टडी का नाम क्या है? विज्ञान की भाषा में एक अलग से ब्रांच बना दी, अलग से शाखा बना दी, उसको कहते हैं कैरियोलॉजी। तो ये क्वेश्चन बन गया, केंद्रक का जो अध्ययन है किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? तो याद रखना कैरियोलॉजी में। खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद करना ये पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना दिया, डायग्राम उसमें भी पढ़ा होगा। ये देखो, ये केंद्रक है जिसमें केंद्रिका होती है और ये धागेनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। तो यहाँ लिख दिया केंद्रिका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बन गया फोंटाना ने। और क्रोमेटिन तंतु किसके बने होते हैं? DNA RNA प्लस प्रोटीन, ये याद रखना। और यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, वो आपको बाद में बताएंगे, अभी इतना डिटेल नहीं करना। केंद्र कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ये देखो डबल मेम्ब्रेन है, ये दिख रही है आपको, ये देखो डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ठीक है। अब आता है इसमें न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। नाम किसने दिया था? अल्टमान ने। ये सारे के सारे बड़े IAS RAS लेवल के क्वेश्चन हैं जो खोज कहा जाते हैं। नॉर्मल पेपर में आएगा सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे छोटी, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2। ये नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, DNA RNA, पता होना चाहिए। पुलिस कांस्टेबल का पेपर आ रहा है, पंजाब कांस्टेबल का, उसमें भी ये छोटी बड़ी कोशिका पूछी जाएगी, ठीक है। 2 प्रकार के DNA पूछ सकता है वो आपसे, मतलब न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का बना होता है, तो आपको पढ़ना होना चाहिए 2 प्रकार। 2 कौन कौन से? DNA और RNA। पूरा नेम पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, बड़े दूसरे क्वेश्चन के लिए जरूरी है। DNA का पूरा नेम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, RNA का पूरा नेम राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है अभी आपको 2 मिनट बताता हूँ। तो ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब अपन बात करेंगे DNA RNA के बारे में बात कर रहे थे ना, तो DNA का फुल फॉर्म पहले मैंने बता दिया, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार के, सुनिए। बहुत डिटेल नहीं कर रहे अपन, आप टेंशन मत लेना, वही बहुत ज़्यादा साइंस ही शुरू हो गई हमारी, नहीं। जो आपको मुझे लगता है IAS RAS में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आ सकते हैं, वही टॉपिक उठाएंगे अपन। अगर इसको मैं DNA को पढ़ना लगे तो कम से कम आपके 5-6 पेज हो जाएंगे। आप मेरे नोट्स देखना, 1 पेज में मैंने इसको सिमटा दिया DNA को, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, यह जटिल जैव अणु होता है। ये कॉम्प्लेक्स, जटिल मैंने कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, और इसका निर्माण 3 प्रकार से सरल अणुओं से होता है। ये क्वेश्चन बन गया आपका, जो DNA है वो किन 3 अणुओं से मिलकर बना होता है? तो ढूंढो ऑप्शन में, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलकर DNA का निर्माण होता है। ये देखिए इसका साइज, इसको याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो नो टेंशन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन थाइमिन, उल्टा हो जाएगा, पहले थाइमिन है तो एडेनिन है, दूसरी जगह फिर थाइमिन फिर एडेनिन, फिर डबल बॉन्ड है साइटोसिन गुआनिन, ट्रिपल बॉन्ड फिर गुआनिन साइटोसिन, इस प्रकार एक पहले एक बाद में, एक पहले एक बाद में, एक पहले बाद में, ऐसे याद करना है बेस पेयर। और ये बना दिया बेटा मैंने उसका अरेंजमेंट, जिसमें लिख दिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पहले डबल बॉन्ड है, इस पॉइंट को याद रखना, या SP बराबर है दोनों तरफ, N ट्रिपल बॉन्ड हो गया, SP बराबर है, कहीं चेंजिंग नहीं है। बहुत चौक कहता बड़ा कितना कन्फ्यूजन वाला है, कोई कन्फ्यूजन नहीं बेटा, मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ। ये देखो N पहले डबल बॉन्ड, फिर S लिखा दो, यहाँ ये S लिखा दो, ये P बन गया, ये P बन गया, फिर ये SP बन गया, ये P बन गया, हो गया याद। दूसरी बार में फिर N लिखा है, अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कर दो N, ये P, यहाँ S लिखना ही लिखना है अपने को, ये P इसके साथ जुड़ गया, एक P और जुड़ गया, यहाँ S लिखना ही लिखना है, ये P इसके जुड़ गया, एक P और जुड़ गया, फिर N डबल बॉन्ड N S ये P इसके साथ, इस प्रकार जुड़ता रहेगा। बस इतना याद रखना है, पहले डबल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, इतना याद करना है। और यहाँ मैंने लिख दिया न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, साइड का, साइड और टाइड, 2 चीज़ें याद रखना। न्यूक्लियोसाइड SIDE, उसमें तो होता है नाइट्रोजन बेस और शुगर, याद रखना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, नॉर्मल पेपर में भी आ सकते हैं।
दूसरा होता है इसके अंदर डीएनए न्यूक्लियोटाइड, TIDE, जैसे आप ऐसे याद करो, टाइड की सफ़ेदी, वॉशिंग पाउडर टाइड आता है ना टीवी में ऐड, ऐसे याद करो। टाइड में क्या होगा, 3 जुड़े होंगे, हो गया याद। फास्फोरस, शुगर, नाइट्रोजन बेस। देखो फास्फोरस, शुगर और नाइट्रोजन बेस 3 ही होते हैं ना, तो याद रखना बेटा टाइड है ना, टाइड में तीनों जुड़ गए। जब तीनों जुड़ जाएंगे, जो तीनों फास्फोरस, शुगर, नाइट्रोजन बेस, तो हो गया टाइड। और साइड में फास्फोरस निकाल दो, NOS, तो टाइड, वॉशिंग पाउडर टाइड, ऐसे याद कर लो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब ये फिर छोटे छोटे क्वेश्चन, ये भी नॉर्मल पेपर में आए हुए हैं जनरल साइंस के अंदर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, द्विआण्विक संरचना, याद रखना, वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने दिया था सबसे पहले 1953 में। साइंटिस्ट का नाम याद करना है, वाटसन एंड क्रिक। फिर डीएनए का विस्तृत स्टडी फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने, विस्तृत स्टडी का मतलब होता है बेटा डिटेल स्टडी। डीएनए की फुल डिटेल स्टडी किसने की थी, फ्रैंकलिन और विल्किंसन, याद रखना, ठीक है। और एक्स, और ये कहाँ किया था, उस पर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक्स-रे पर विवर्तन विधि से। अब क्वेश्चन सुनो क्या क्या आ सकता है। पहला पॉइंट, डीएनए का पूरा नाम बताओ, तो क्वेश्चन याद हो गया, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा पॉइंट, कैसा अणु है, जटिल बायोमोलिक्यूल। तीसरा क्वेश्चन बन गया, कितने प्रकार के अणु से मिलकर बनता है, 3, याद रखना, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। फिर क्वेश्चन बनेगा, न्यूक्लियोसाइड क्या है, फास्फोरेट को हटा हो, न्यूक्लियो N और S याद करो। न्यूक्लियोटाइड क्या है, तीनों को जोड़ दो, कहानी खत्म। डीएनए का डबल मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। डिटेल स्टडी की थी किसने की थी, विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने। कब कैसे की थी, एक्स-रे विवर्तन में। कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही पॉइंट में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, आपने जब नोबेल प्राइज़ पढ़ोगे वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वाटसन एंड क्रिक और विल्किंसन तीनों को मिलकर, याद रखना, ये देखिए वाटसन, क्रिक और विल्किंसन, इन तीनों ने मिलकर 1960 में इनको चिकित्सा में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1960 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ इनको मिला था, याद रखना। आगे चलिए, इसी में ही होता है मानव में प्रत्येक केंद्र, मानव के प्रत्येक सेल में केंद्रक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम 46। अब ये याद रखना, हमेशा क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाएंगे, हो गया याद। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम। कैसे होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को जोड़कर 23 जोड़े होते हैं। कैसे, ये देखिए मैंने इसको चार्ट में बता दिया, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। 46 क्रोमोसोम है, क्योंकि ये बड़े ध्यान से सुनना, कई बच्चे आज भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं, फाइनल पहुंच चुके हैं, इनको अभी भी तक ये समझ नहीं आई ये जोड़े कैसे बनते हैं। 23 जोड़े पेयर में होते हैं, 22 पेयर अलग होता है, 23वां यहाँ बच्चा गड़बड़े, 23वां जोड़ा अलग होता है। ये नहीं भी 22 यहाँ हो गए, 23 जोड़े वहाँ, ऐसा नहीं है। 22 जोड़ों में कितने हो गए, 44, क्योंकि 22 × 2 कर दो, 44 हो गए ना। और वहाँ 23वां जोड़ा है तो 2 ही होंगे। अब 22 में जो आपके 22 पेयर होते हैं या 44 क्रोमोसोम होते हैं, पहले मैं ये बताता हूँ, ये सब में बराबर होते हैं बेटा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। याद रखो, सिस्टमेटिक ढंग से याद करो इसको। टोटल क्रोमोसोम 46, कितने, 23 के जोड़ों में 23 × 2 कर दो, 46। सेम पॉइंट, जिसमें 22 पेयर अलग होते हैं, जो सभी में बराबर होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब नर और मादा सब में समान होंगे। 23वां जोड़ा मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल है, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल है तो इसलिए XX क्रोमोसोम होते हैं। जो आगे वो बताऊंगा, इसलिए बताया गया है मेल में ही मेल और फीमेल बनाने की क्षमता होती है। लड़कियों को बेमतलब में दोष दिया जाता है, फीमेल पैदा कर दी या मेल पैदा कर दिया, जो कि जबकि उसके शुक्राणु में X और Y क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये याद रखना। अब वापस पढ़ो, 22वें क्रोमोसोम जो 44 होते हैं, उनके 3 नाम याद करने हैं। काइक क्रोमोसोम भी कहते हैं, ऑटोसोम भी कहते हैं, अलिंगी गुणसूत्र भी कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है, तीनों याद करने पड़ेंगे अपने को। सेम पॉइंट, 2 जो अलग से होते हैं उनको लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, एलोसोम भी कहते हैं, हेट्रोसोम भी कहते हैं। इनके भी 3 नाम याद करने हैं।
उसके भी 3 नाम याद करने हैं, तीनों के नाम 3-3 याद करने हैं, हो गया याद। अब इस पॉइंट को समझना, ये आज भी जैसे वो समझ नहीं आया ना, हो सकता है समझ आ गया हो, तो ये पॉइंट भी समझ नहीं आता बच्चों को, क्रोमोसोम कहाँ पड़ा है, जीन कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, कुछ नॉलेज नहीं होती। सुनना, आज ध्यान से बता रहा हूँ, न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। और मैंने बहुत बढ़िया लिख दिया, सेंट्रल सेल का CPU। कंप्यूटर पढ़ा है आपने, कंप्यूटर पढ़ा है तो कंप्यूटर में CPU का क्या मतलब होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेटा ये सेल का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब जो भी क्रियाविधि होनी है वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होनी है। तो देखिए न्यूक्लियस में क्या पड़ा है, क्रोमोसोम। सीक्वेंस फिर नहीं बोलना इसका, जहाँ मैं बता दूं लाइन लगा के बोलता हूँ, आगे पीछे हो गया तो फिर गड़बड़। न्यूक्लियस में क्या पड़ा है, क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जीन, जीन में DNA, DNA में RNA, RNA से बनेगा प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम और बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू होता है। ये देखिए सारा बायोकेमिकल रिएक्शन न्यूक्लियस में है, क्योंकि वो उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU का फुल नाम बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए लिख दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में जीन, याद करते हो टिप्स में, जीन से DNA, DNA RNA, प्रोटीन, एंजाइम, देन बायोमोलिक्यूल केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन। अब ये फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आगे। एनिमल सेल में बड़ा कोशिकांग कौन सा है, मतलब सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस। कोशिका का प्रबंधक कौन सा है, मैनेजमेंट कौन कर सकता है, हर एरिया में मैनेजमेंट होती है ना, कॉलेज में, स्कूल में, या किसी सिटी को चलाने के लिए प्रबंधक जिसे कहते हैं मैनेजमेंट। हमारे सेल का मैनेजमेंट कौन है, न्यूक्लियस, वही मैनेजमेंट करेगा सारी। तो इसलिए लिख दिया, ये छोटा सा क्वेश्चन बन गया। कोशिका का प्रबंधक का नाम बताओ, ढूंढो ऑप्शन, मैनेजमेंट में केंद्र कर दो टिक। फिर इसमें आनुवंशिक सूचनाएं किस में पाई जाती हैं, फिर क्वेश्चन बन गया। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में पाई जाती है, सेल की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ढूंढो ऑप्शन, न्यूक्लियस, टिक कर दो। एनिमल का सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस, ऑप्शन ढूंढो, टिक करो। कोशिका का प्रबंधक न्यूक्लियस, आप ऑप्शन ढूंढो, क्लिक करो। तो ये हो गया कुछ न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर एक DNA से DNA का निर्माण किसे क्या क्या कहते हैं, याद रखना, स्वप्रतिकरण। ये क्वेश्चन आता है, DNA से DNA का निर्माण अगर होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इंग्लिश वाले रेप्लिकेशन, हिंदी वाले स्वप्रतिकरण। याद रखना, DNA से RNA का निर्माण अगर हो उस क्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन। आपको ये नहीं पढ़ना भी कैसे होता है ना, वो साइंस वाले बच्चे अपने आप पढ़ रहे हैं, आपको केवल इनके नाम याद करने, इतना, क्योंकि जनरल साइंस है ये। RNA से प्रोटीन का निर्माण, अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं इसको। देन RNA से DNA का निर्माण, व्युत्क्रम अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नाम याद करना, रिपीट कर रहा हूँ, DNA से DNA का निर्माण रेप्लिकेशन, DNA से अगर RNA का निर्माण होना है तो ट्रांसक्रिप्शन। सीधा ही क्वेश्चन आ रहा है आपका, RNA से प्रोटीन का अगर निर्माण हो रहा है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। RNA से DNA का निर्माण हो क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ एक क्वेश्चन मैंने अलग से बना दिया IAS RAS बच्चों के लिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी, टेमिन और बाल्टीमोर ने। ये याद करना है आपको। ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ये आपको ये डायग्राम बना देगा, DNA RNA प्रोटीन, डायग्राम को ध्यान से देखना। यहाँ से ऐसे एरो लग रहा है, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। वो क्वेश्चन दे देगा ABC, नाम बताओ। तो A अगर यहाँ है तो A को मतलब रेप्लिकेशन, B ट्रांसक्रिप्शन, मतलब DNA से RNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, तो RNA से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए बहुत बार आए हुए हैं, ऐसे डायग्राम बन गया। फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, DNA RNA ऐसे निशान लगा दिया तो यहाँ लिख दिया A, यहाँ लिख देगा B और यहाँ लिख देगा C। भरो इसको क्या कहते हैं इसको। अब ऑप्शन में ढूंढो, A का मतलब क्या हो गया, रेप्लिकेशन, क्योंकि DNA से DNA बनना, रेप्लिकेशन ये लिखा हुआ। DNA से RNA बनना, ये देखो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ। RNA से प्रोटीन बनना, ये लिखा हुआ ट्रांसलेशन। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपने A का भर दिया, B का भर दिया, C का भर दिया, ऑप्शन में से देख के हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का क्या पूछेगा, डायग्राम बना हुआ है, नाम अपने आप लिखे हुए हैं। क्वेश्चन सुनो, इस जो फिगर है या ये डायग्राम है उसका नाम बताओ। तो डायग्राम को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, या इसको कहते हैं, इसे आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह भी कहते हैं।
या तो सेंट्रल डोगमा लिखा होगा बेटा, ढूंढना, या लिखा होगा आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह, जेनेटिक फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्रवाह फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इस डायग्राम के दो नाम बन गए। क्या बोला, फिर बता रहा हूँ, इस डायग्राम का क्या पहला नाम क्या है, आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह या जेनेटिक फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या वो बोलेगा सेंट्रल डोगमा। अब ये मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, इसका खोज किसने की थी, एफ क्रिक ने दी थी, याद रखना, ठीक है। अब ये फिर एक जनरल क्वेश्चन आ गया आपके जनरल साइंस के, कृत्रिमिक जीन का संश्लेषण, कृत्रिमिक डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, याद रखना ये पॉइंट। साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया, भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ है, लखनऊ में। ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा। भारत का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में। पहले डीएनए को मतलब कृत्रिमिक जीन का संश्लेषण किसने कोशिश की थी, हालांकि ये फुलफिल नहीं हुए थे, परंतु कोशिश की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। देन लास्ट टॉपिक है छोटा सा, न्यूक्लियस फिनिश, आरएनए। अभी अपन डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, अब आरएनए। पूरा नाम आपको पता है, राइबोस, आर मैंने राइबोस, एन मैंने न्यूक्लिक, ए मैंने एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, एकल कॉइल। वो क्या था, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, याद रखना। और खोज इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, क्योंकि वो डीएनए था ना, डीऑक्सी राइबोस, ऐसे याद करो, यहाँ राइबोस शर्करा है, वहाँ डीऑक्सी राइबोस शर्करा है। और मज़े की बात है को यहाँ यूरेसिल पाई जाती है थायमिन की, कैसे अभी बताता हूँ आपको, सुनना। अब नाइट्रोजन बेस के बारे में सुनो। नाइट्रोजन बेस, इनकी स्ट्रक्चर नहीं याद करनी, केवल नाम याद करने हैं आपको। प्यूरिन और पिरामिडिन दो प्रकार के होते हैं नाइट्रोजन बेस। कैसे, प्यूरिन एडेनिन और गुआनिन वाला, और पिरामिडिन में थायमिन और साइटोसिन और यूरेसिल 3 होते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, भूलना मत। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, नाइट्रोजन बेस किसके बने होते हैं, पहला क्वेश्चन प्यूरिन और पिरामिडिन, हो गया याद। दूसरा क्वेश्चन, प्यूरिन में किस प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ए और जी, फुल नेम एडेनिन गुआनिन। पिरामिडिन में किस प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, थायमिन, TCU, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब ये बन गया, डीएनए में एडेनिन और थायमिन जुड़ता है और गुआनिन और साइटोसिन जुड़ता है। एडेनिन थायमिन में डबल बॉन्ड होता है, गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आरएनए में याद करना, एडेनिन के साथ क्या जुड़ेगा, यूरेसिल, इसलिए लिख दिया, या थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाई जाती है। बस बेटा ये दिमाग में बैठा लो, यूरेसिल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, किसकी जगह पर, थायमिन की जगह पर। बाकी दिनों में कॉमन है, देख लो, गुआनिन साइटोसिन कॉमन। दूसरा पॉइंट याद करना है, गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में साइटोसिन जुड़ेगा, और एडेनिन के साथ अगर थायमिन जुड़ता है तो भी डबल बॉन्ड से, अगर यूरेसिल जुड़ता है तो भी डबल बॉन्ड से। ये पॉइंट याद है ना डीएनए आरएनए का। तो ये अपना एक जनरल साइंस का डीएनए आरएनए न्यूक्लियस कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में बेटा इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दिक्कत आएगी अपने को पढ़ने में। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेल ऑर्गेनल्स दूंगा। तो सेम पॉइंट बेटा, सबसे पहले मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नोट्स सेंड किए हुए हैं। उन नोट्सों को पहले अपनी कॉपी पे बनाइए। जब आपके नोट्स कंप्लीट तैयार हो जाएं, उसके बाद वीडियो को देखें, और एक एक वीडियो आपकी तैयार होती रहेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, हर वीडियो में जो मेरे नोट्स हैं वही मेरी वीडियो है। कोई एक चीज़ उल्टा, कोई चीज़ मैं एक्स्ट्रा ही दे रहा हूँ वीडियो के अंदर। तो पहले नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करो बेटा। सेम पॉइंट, अगर किसी स्टूडेंट ने अभी मेरा चैनल देखा है तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो इनका लिंक है वो मेरे ग्रुप के बच्चे जो हैं, या अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज के बच्चे हैं, उनको तो मैं डायरेक्ट लिंक भेज देता हूँ, और जो अदर कॉलेज के बच्चे हैं उनको डायरेक्ट मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो तैयारी करते रहें बेटा, मंजिल आपके करीब है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शांत वातावरण में अपना काम करें, तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।